मैं हूं अलका सक्सेना और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। परसों बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का शक्ति परीक्षण होना है। सदन के पटल पर होने वाले इस शक्ति परीक्षण में घमासान इस पर तो था ही कि सीएम कौन रहे या ना रहे, पर अब इस बात पर भी है कि नेता विपक्ष कौन हो और कौन ना हो। बिहार की इस पेचीदा पहेली को आज द बिग पिक्चर में सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले चर्चा शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप 10 बिग पिक्चर्स। पाकिस्तानी नौका विस्फोट मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी वीके लोशाली के दावे से मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अपने पहले के बयान पर कायम है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने लोशाली पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर मामले का सच क्या है। We will take action against the person if required, if he has made the statement after making a proper inquiry. डिफेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को झुठलाते हैं और एक तरीके से थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं एक तरीके से कि डीआईजी के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं के ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयानों पर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं। भागवत के मुताबिक बच्चा पैदा करना किसी का निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि किसी को बोलने से रोक नहीं सकता, लेकिन लोगों को बोलने के समय ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन कांग्रेसी विधायकों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल राम नरेश यादव का अभिभाषण भी नहीं सुना। भारी हंगामे के बीच कल तक के लिए सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आपको किसी पे आरोप लगाना है, कुछ करना, उसके बहुत से मंच हैं, लेकिन कहां कौन सी बात करना, इस मर्यादा को कांग्रेस भूल गई है। व्यापम घोटाले में उनके घर के लोगों का और उनका 2-3 बार नाम आ चुका है। अब मुख्यमंत्री ने फंसाया है तो जांच होनी चाहिए। तो राज्यपाल पे मतलब यदि आरोप लग रहे हैं तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीएसपी, आरएलडी, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। लिहाजा राज्यपाल अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं कर पाए। विपक्षी दलों का आरोप है कि अखिलेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश में फैले जंगल राज, गुंडा राज और बड़े पैमाने पर बढ़े अपराध, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती, जमीनों पर अवैध कब्जा, इस पर राज्यपाल जी द्वारा अपने भाषण के माध्यम से मरहम लगाने की कोशिश करने का पाप कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर है। 10-10 करोड़ की बैंक डकैतियां हो रही हैं। 20 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के सत्र के पूर्व बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार किया। बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। अगर आप जदयू को नेता विपक्ष की मान्यता देते हैं तो पहली घटना होगी जब सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी एक ही पार्टी जदयू के लोग बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये तो लोकतंत्र का मजाक है कि सत्ता पक्ष में भी रहेंगे और विपक्ष में भी रहेंगे। उधर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन का नेता कौन होगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसकी लिस्ट मांगी है। अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया है कि आप दलगत सूची निर्गत कीजिए। पटना हाईकोर्ट से सीएम जीतन राम मांझी को राहत मिली है। मांझी नीतिगत फैसले ले सकते हैं, लेकिन विश्वासमत साबित करने के बाद ही वो अमल में आएगा। न्यायालय ने निर्णय किया कि कैबिनेट डिसीजन कर सकती है। राज्य सरकार को फंक्शनिंग से नहीं रोका जा सकता है। सरकार चाहे तो निर्णय ले सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय 21 तारीख तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि सदन में विश्वासमत हासिल करने के दौरान मांझी को बीजेपी का समर्थन मिल सकता है। अब 2 दिन बच गया है तो 20 तारीख को आप लोग देखेंगे ना, हम लोग एकदम विश्वासमत प्राप्त करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित और विवादित सूट की नीलामी शुरू हो गई है। अब तक 1 करोड़ 25 लाख की बोली लग चुकी है। ये कीमत अंतिम नहीं है। कल शाम 5 बजे तक बोली लगेगी। परसों खुलासा होगा कि सूट कितने में नीलाम होगा। सूट का कोई बेस प्राइस तय नहीं किया गया है। हालांकि विरोधी नीलामी को लेकर निशाना साध रहे हैं।
क्या हम इस गिफ्ट को, जो कि अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी ने गिफ्ट दिया, क्या अब हम इस गिफ्ट को प्राइवेट गिफ्ट कह सकते हैं? ये जो पीआर जो खराब हो गया, अभी वो पीआर था, अभी डीसी हो रहा है, डैमेज कंट्रोल। सब कुछ उनका समर्पित है इस देश के नाम। बेंगलुरु के यलहंका में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2015 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और मेक इन इंडिया के जरिए सरकार इसको और बढ़ावा दे रही है। 20 to 25% reduction in import could directly create an additional 100,000 to 120,000 highly skilled jobs in India. 5 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो में दुनिया की 600 कंपनियां भाग ले रही हैं। इनमें 300 कंपनियां भारत की हैं। इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 8 साल जेल में बंद गुजरात के पूर्व आईपीएस ऑफिसर डीजी बंजारा जेल से रिहा हो गए। रिहा होते ही बंजारा ने गुजरात पुलिस का जमकर बचाव किया। बंजारा के मुताबिक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद से लड़े। आतंकवाद जो है वो सर्वत्र है, पूरी दुनिया में और देश में। आतंकवाद के खिलाफ सर्वत्र एक्शन लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में 29 स्टेट्स है, पहले 28 थे। कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार गाजियाबाद स्थित कौशाम्बी में अपना जनता दरबार लगाया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर सीएम के पास पहुंचे। जनता दरबार आम आदमी पार्टी के कौशाम्बी स्थित ऑफिस में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। बस करीब 40 घंटों का इंतजार और तय हो जाएगा कि बिहार अगले 7-8 महीनों के लिए कौन चलाएगा। क्या सीएम जीतन राम मांझी अपनी कुर्सी बचा लेंगे या जिसने उनको सीएम बनाया था वो यानी नीतीश कुमार उन्हें उतारकर फिर एक बार कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। मांझी की बगावत से बिहार में मचे सियासी बवाल पर हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इसलिए बात हो रही है क्योंकि सत्ताधारी जेडीयू के 2 धड़ों की इस लड़ाई के आखिरी दौर में पहुंचते पहुंचते खींचतान अब विपक्ष की कुर्सी पर भी होने लगी है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन बात सच है कि जिस जेडीयू के टिकट पर विधायक बने जीतन राम मांझी आज सीएम हैं, वही जेडीयू अब बिहार में नेता विपक्ष के पद पर भी दावा कर रही है। दरअसल बिहार में ये जो हालात हैं, इसी के लिए शायद सियासी ड्रामे का नाम रचा गया होगा, गढ़ा गया होगा और अब 20 तारीख को इस ड्रामे का क्लाइमैक्स सीन सदन के स्टेज पर होना है। इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी होगा वो शांतिपूर्वक तो नहीं ही होगा, बल्कि हंगामेदार होगा। लेकिन सवाल यही है कि 20 तारीख को होगा क्या। ये रिपोर्ट देखिए। अब 2 दिन बच गया है तो 20 तारीख को आप लोग देखेंगे ना, हम लोग एकदम विश्वास मत प्राप्त करेंगे। सीएम जीतन राम मांझी अभी भी ताल ठोक रहे हैं कि सदन में संख्या बल उनके साथ है। तो जिस जेडीयू ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था उसका दावा है कि फ्लोर टेस्ट में मांझी का फेल होना तय मानी। श्री मांझी को गवर्नर ने विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कहा है, जो वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए 20 के बाद की दुनिया अलग हो। ये है बिहार का आज का हाल। 20 तारीख को सदन में मांझी की अग्नि परीक्षा होनी है। सदन तब ठीक से चले इसके लिए स्पीकर ने तमाम पार्टियों के नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया। लेकिन बीजेपी नेता नंद किशोर यादव जिस मुस्कान के साथ बैठक के लिए विधानसभा की इमारत के अंदर गए, उतने ही गुस्से के साथ बैठक छोड़कर बाहर भी आ गए। दरअसल 87 विधायकों वाली बीजेपी के पास राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा है, जबकि जेडीयू ने 99 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मांगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू के नीतीश गुट ने खुद को मांझी सरकार से अलग कर लिया है, लेकिन बीजेपी इस बात के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है और आज बीजेपी ने दावा किया कि स्पीकर उससे नेता विपक्ष का पद छीनना चाहते हैं। मुझे लगा कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने मन बना लिया है कि वो अभूतपूर्व घटना बिहार में करेंगे, जदयू को ही सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठाने का काम करेंगे। उनके इस एटीट्यूड के कारण मैंने बैठक का बहिष्कार किया। बात पटना से निकली तो दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगी। नए सिरे से बीजेपी और जेडीयू में संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने के आरोपों की जंग छिड़ गई। जदयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल का दुरुपयोग कर रही है
लेकिन जदयू के लोग स्पीकर का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्पीकर ने बिना कुछ तय हुए जब उनको चिट्ठी लिखी तो नेता भाजपा लिखा, भारतीय जनता पार्टी, न कि नेता विरोधी दल। तो पहले तो हमारा ऐतराज इस पे है कि ये कब तय हो गया कि नंदकिशोर यादव विपक्ष के नेता नहीं है। सब चीजें दिल्ली सरकार बीजेपी की है और बिहार में भी गवर्नर का मतलब है ना बीजेपी। ये बच्चा भी जानता है, ये दुनिया जानती है। और ऐसा भी नहीं कि हमने गुहार लगाई, परिस्थितियों को बताया कि भाई ये हालत है। मैं खुद ही गया गवर्नर साहब के पास। एक मांझी ने पूरे बिहार में बवाल करा रखा है। माना यह जा रहा है कि मांझी के पास बीजेपी का बैकडोर सपोर्ट है। इन सारी सियासी हलचल के बीच सीएम मांझी के लिए एक राहत की खबर आई पटना हाई कोर्ट से। दरअसल सोमवार को अदालत ने मांझी सरकार पर नीतिगत फैसले लेने की रोक लगाई थी, लेकिन आज अदालत ने मांझी के फैसले लेने पर लगी रोक को हटा दिया, इस शर्त के साथ कि फैसलों को लागू विश्वास मत हासिल होने के बाद किया जाएगा। मतलब मांझी पहले की तरह ऐलान करने के लिए तो आजाद हैं, लेकिन लागू करने में उनके हाथ बांध दिए गए हैं और ये हाथ तब खोले जाएंगे जब वो सदन में बहुमत का साथ साबित कर दे। और ऐसा तभी मुमकिन है जब वो नीतीश समर्थक विधायकों को तोड़ लाए। ये बात नीतीश भी जानते हैं, इसीलिए अपने विधायकों को साथ बांधे रखने के लिए वो खेल रहे हैं भोज नीति। कल रात एमएलसी विनोद सिंह के घर भोज पर नीतीश खेमे के विधायक जुटे थे। आज रात विजय चौधरी के घर पर भोज के लिए विधायक हाजिरी लगाएंगे, जबकि कल नीतीश कुमार के ही घर पर उनके तमाम समर्थक विधायकों की दावत का इंतजाम है। जाहिर है खाने के बहाने हर विधायक पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आज की तारीख में नीतीश और मांझी दोनों के लिए एक एक विधायक बेशकीमती हैं और इन दोनों नेताओं की किस्मत का फैसला विधायक ही करेंगे। और ये फैसला आने में फासला करीब 40 घंटों का ही बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो वाकई 40 घंटे बचे हैं, 40 घंटों का चक्कर है। लेकिन जीतन राम मांझी शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मांझी की भी कभी नैया डूबती है। और अगर वो ये कह रहे हैं तो वाकई ये पूछने की बात बनती है कि अगर नहीं डूबती तो इस नैया के खवैया कौन है या फिर कौन कौन है। इस चर्चा को यहीं से हम शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान फिलहाल जुड़ रहे हैं। अजय कुमार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आपका स्वागत है अजय जी। इसके अलावा श्याम जाजू बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और अरुण श्रीवास्तव जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जाजू जी, पहला सवाल तो आपसे ये कि बीजेपी का इस सब में क्या रोल है? क्या मांझी की नैया के खिवैया है बीजेपी की नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने आज स्पष्ट किया है, बिहार में जो भी संकट खड़ा हुआ है यह नीतीश कुमार जी के अपने हाथ से खड़ा हुआ है। पहले उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद दूसरी पार्टियां तोड़ने का पाप किया और उसके बाद अपन ने महादलित बोल के जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और जो मांझी जी को बिठाया, अब उनके मन मर्जी अनुसार वो उनको हटाने के लिए बाध्य हुए हैं। चलिए ठीक है श्याम जाजू जी, लेकिन मेरा सवाल ये है, पूरे बिहार को हाथ में पकड़ेंगे। मैं आपकी ये बात मैं मान लेती हूँ। मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने सारा ये फसाद खड़ा किया है, जो राजनीतिक संकट, जो सियासी संकट, जो संवैधानिक संकट सब है बिहार में, उसके जिम्मेदार वो हैं। लेकिन अब क्या खेवनहार बीजेपी है? मेरा तो सवाल ये है कि इस संकट से उबार लेगी बीजेपी मांझी को और बिहार को? आज भारतीय जनता पार्टी वहां प्रमुख विपक्षी दल के रूप में खड़ी है। हर घटना पर हम बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। एक दिन पहले जब मांझी के अधिकार कोर्ट ने कम किए, आज कोर्ट ने वापस उनको अधिकार दे दिए। कोई भी कैबिनेट के अधिकार कोर्ट के माध्यम से हट नहीं सकते। इसलिए हर घटना पर ध्यान रखते हुए, निगरानी रखते हुए पार्टी अपना निर्णय सदन में करने वाली है। चलिए पटल मैं आऊंगी आपके पास। करेंगे सदन में क्यों करने वाली, अभी क्यों नहीं, इस सवाल को लेके आऊंगी, तब तक आप सोचिएगा। लेकिन मैं इससे पहले अरुण जी से जवाब लेना चाहूंगी। अरुण जी, बीजेपी कह रही है कोई लेना देना नहीं है, जो आप कर रहे हैं आपका बिगाड़ा है, अब आप कैसे समेटेंगे बताइए। देखिए, मेरे ख्याल से हमारे ये साथी बीजेपी के जो हैं, इनको खुद ही कुछ नहीं मालूम है। कल बहुत स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को पार्टी में शामिल कर सकती है।
भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को विधानसभा में सपोर्ट कर सकती है। जीतन राम मांझी अलग दल बनाए उनके साथ समझौता कर सकती है। यह सभी बातें कल खुलेआम कही गई हैं और टीवी चैनल्स पे पूरे दिन भर यह दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही जीतन राम मांझी के पीछे पीठ ठोक रही है और उनको भड़काने का पूरा प्रयास कर रही है। आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के बयानों के ऊपर रोज छींटाकशी करती थी, आज जीतन राम मांझी उनके लिए बहुत प्रिय हो गए हैं। और जीतन राम मांझी जो शुरू से सेकुलर रहे हैं, हमेशा से शालीन रहे हैं, आज एकाएक उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे करके पार्टी की किरकिरी मचाई और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। यह साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की दुर्दशा करनी चाहती है। मैं जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बीजेपी से, मैं उसका जवाब लूंगी। हालांकि मुझे लगता है कि वो फिर से यही कहने वाले हैं कि वो जो कहेंगे सदन में कहेंगे। लेकिन मुझे जो अभी लगातार मैं बिहार पर डिस्कशन कर रही हूँ और मुझे एक चीज लगातार नेताओं से बात करने में लग रही है कि बीजेपी बहुत ही इस तरह के बीजेपी के चेहरे पर, बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर है कि देखा हमारा खेल, हमने क्या कर दिया। और एलजेपी के जो माफ कीजिएगा, जो जेडीयू के जो नेता हैं, उनके उसमें ये भाव रहता है कि हमको धोखा दिया गया। लेकिन एक तरह की कसमसाहट भी है कि कैसे इससे निकलें, क्योंकि लेकिन ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जरूर आप सोचिएगा। यहाँ पे एलजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं इस पर रिएक्शन लूंगी कि अगर मांझी आ गए बीजेपी में तो क्या होगा उनके लिए। इसका संदेश छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, आयरोफोल्विन सिरप, पूरे परिवार के लिए हेल्थ टॉनिक, मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जियो, आइसोटी आई ड्रॉप्स, कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा, BTC हंटर चाय, इसकी तो बात ही कुछ और है। बहू, हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाली माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। जो सियासत की हर लफ्ज पहचानता है, जो देश को सबसे बेहतर जानता है, देश विदेश की खबरों पर पैनी नजर। देखिए डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। बच्चे, बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। 4 5 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, MDH। यही तो है MDH, चना मसाले का कमाल। बिहार के ड्रामे पर हम चर्चा कर रहे हैं। रोज नई तस्वीर वहां दिखती है। आज कैसी तस्वीर बनी, क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या नाटक खेला गया, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। अजय जी मुझे बताइए, अभी जैसे अरुण जी कह रहे थे कि हमारे साथ योगेश मिश्रा भी जुड़ गए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। योगेश जी स्वागत है आपका, आपके पास आऊंगी मैं थोड़ी देर में। अजय जी मुझे बताइए कि अभी अरुण जी ने ये बात कही
कि कई तरह के ऑप्शंस बीजेपी के पास हैं और बीजेपी इसको कहती जा रही है, और उसमें से एक ऑप्शन ये भी है कि मांझी को बीजेपी में ले लिया जाए। अब मांझी की जो इमेज है और जिस तरह की इमेज प्रमोट हुई है, महादलित महादलित महादलित, दलित दो नेता अगर बीजेपी में हो गए आप उनके साथी के रूप में, और वो या तो अलग पार्टी बनाकर या तो बीजेपी उन्हें शामिल कर दे, तो ये जो एक कंपटीशन होगा इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, आपका सवाल बहुत मौजू है और मैं स्पष्ट तौर पे यह कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो एलजेपी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। दलितों का जिस तरह से अपमान नीतीश कुमार ने किया है और लगातार वो मांझी के साथ कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी उनके साथ पूरे जोड़ शोर के साथ खड़ी है और उनका समर्थन करेगी। ये दलित वर्सेस दलित का कंपटीशन का खेल नीतीश कुमार जी का खेलने का है, ये एलजेपी का नहीं है। आपको याद होगा दलितों को कैसे महादलित और दलितों में बांटा, पासवानों को उससे बाहर रखा। तो ये खेल जनता दल को मुबारक हो। हम तो बिहार के लिए, तो क्या इसी का एक बहुत अच्छा एक जिसे कहना चाहिए कि फीलिंग देते हुए एक बिल्कुल मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अब ये पासवान को भी तो ले लिया ना उन्होंने, कोई बची है क्या महादलित जाति, कोई बची है जो महादलित वाली जाति में नहीं आ रही है? ऐसी कितनी बची है? तो कितनों को मांझी लिए जा रहे हैं? ये एक तरफ हम कहते हैं कि समरसता है, डेवलपमेंट के आधार पे सरकार चला रहे थे, डबल डिजिट टाइम्स मैगजीन और ऑक्सफोर्ड कहां लेक्चर दिया करते थे, तो ये कैसे समरसता और डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है? भाजपा को, नीतीश कुमार, अरुण भाई के लिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा, मुझे कई चैनल पे और व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे बात करते हुए अक्सर वो कहा करते थे कि कसम खाते हैं कि हर शाम हम तुम्हारे साथ गुजारेंगे, भाजपा के को लेके ये कहा करते थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब पटना शहर में शाम नहीं होती कि तुम बदल गए हो यारों। तो ये जो गलबहिया का इनका खेल है, जॉर्ज को लिया, उनके पीठ में छुरा मारा, लालू जी को गाली देकर के भाजपा के साथ आए कि हम जंगल राज खत्म करेंगे, फिर लालू जी के साथ चले गए। मांझी जी को एलजेपी ने बनाया या हमारे राष्ट्रीय नेता ने बनाया? मांझी जी को लाने वाले बनाने वाले इनके नेता हैं। अरुण जी आप जवाब देंगे, क्योंकि अभी एक बहुत सीरियस आरोप लगाना चाहता हूं। देखिए, पहले हम अपने साथी से कहना चाहते हैं कि रामविलास जी ने जितना भारतीय जनता पार्टी को गलत कहा है और आलोचना की है, शायद उतना देश के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हैं। जिस दिन हमने बनाया मांझी जी को, उस दिन तो सांप सूख गया था। आप शामिल थे तो भाजपा बड़ी बीजेपी ने किया हमारी, और हम शामिल हो गए तो आलोचना करने लगे। चलिए भाजपा को छोड़ देते हैं, मांझी जी तो आपके थे। हम नहीं कह रहे, मैं एक बात कर रहा हूं, मेरा एक बहुत गंभीर आरोप है, जब तक आप नहीं साथ में थे। अरुण भाई, मेरा एक बहुत गंभीर आरोप है, आप उसको भी सुन लें, और अलका जी मैं आपका भी तवज्जो चाहूंगा। देखिए, सवाल इस बात का नहीं ये खेल हो क्यों रहा है। हर घटना के पीछे कोई निहितार्थ होता है, कोई उसके पीछे कारण होता है। मीडिया भी इस कारणों की को खोल करके नहीं रख रहा है। चलिए आप बताइए क्या निहितार्थ ये खेल क्या है। बिहार के पिछले साल का अगर आप बजट देखेंगे तो उसके 2000 करोड़ रुपए जो मार्च तक खर्च होने थे वो खर्च नहीं हुए हैं। हर डिपार्टमेंट इनका जो मुख्यमंत्री के तहत था, डायरेक्ट नीतीश कुमार जी के ये आपने जो बात उठाई ना निहितार्थ की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी नजर में निहितार्थ आने वाले चुनाव हैं। योगेश जी, नहीं, चुनाव से पहले ये 2000 करोड़ की लूट है जो एक महीने में लूटा जाना है बिहार में। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं और पूरी गंभीरता से लगा रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से लगा। ये तो 2000 करोड़ की लूट का जेडीयू एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट। योगेश जी आप बताइए कि ये जो बिहार में जो पूरा जो ड्रामा चल रहा है, जिसे हम इतने दिनों से देख रहे हैं, वो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक अवसरवाद है, आगे आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये अवसरवाद है, या ये जो बजट जिसकी बात हो रही है अजय जी कर रहे हैं, उस बजट के लूट खसोट की बात है, जिसके लिए एक महीना बचा है मात्र, मार्च तक योगेश जी से जवाब खत्म होना चाहिए। नहीं, अलका जी अजय जी को जो कह रहे हैं उन्हें लगता है कि आर्थिक प्रक्रिया नहीं पता है। 2000 करोड़ रुपए अगर नहीं खर्च होंगे तो दूसरे अकाउंट में आ जाएंगे, और ये पैसे जो आ गए हैं, अलॉट हो गए हैं, वो अगले बजट में आ जाएंगे। एक महीने में 2000 करोड़ रुपए खर्च करके उसके डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में जंगल राज उस तरह का अब नहीं। और दूसरा, आर्थिक तौर पर मॉनिटरिंग एजेंसीज भी ज्यादा एक्टिवेट हुई, ज्यादा तेज हुई हैं। बेसिकली आप जो कह रही हैं कि सच ये है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अगले चुनाव की तैयारी। नीतीश कुमार को ये लगा कि कठपुतली मुख्यमंत्री अब अपना अस्तित्व बनाते जा रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल गलत बात अरुण जी। नहीं, पैसा चाहिए। 2000 करोड़ रुपए एक महीने में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं साफ कर सकती है। और 2000 करोड़ रुपए का वोटर आपने नहीं, आपका गलत सवाल है। आपका सवाल गलत है। आप राजनीति को राजनीतिक महत्व नहीं, हर सरकार में बहुत सा ऐसा बजट होता है, आप गलत जानते हैं। हर सरकार में ऐसा बजट होता है जो लैप्स कर जाता है अंतिम महीने में, कई बार मैचिंग ग्रांट के नाते लैप्स कर जाता है, कई बार 95% 2000 करोड़ रुपए बिहार के बजट का 2000 करोड़ रुपए 95% नहीं होता है, नहीं होता है। 2000 करोड़ रुपए 95% नहीं होता है। 2000 करोड़ रुपए 95% नहीं होता। आपको गलत सोचना है, आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। ये पूरी लड़ाई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में मैं यहाँ से आगे भी जाना चाहती हूँ, नहीं तो हम बजट पर ही रह जाएंगे और पूरा बजट यही ना खर्च हो जाए, इन सब बातचीत में जमा खर्च हो जाएगा। मुझे बताइए श्यामजाजू जी कि अब जो है बीजेपी का ये कहना है, आज एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ठीक है, बीजेपी ने उससे वॉकआउट कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि जो स्पीकर हैं वो पार्टीसन बिहेव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं जेडीयू का, और वो असेंबली का जो सेक्रेटरिएट है उसको वो जेडीयू के पार्टी ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर स्पीकर को फैसला सुनाने देते, आप लोग उसके बाद भी क्रिटिसाइज कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था क्या? यानी स्पीकर ने कुछ भी किया तो चलेगा, उस पर आरोप नहीं करना है। और गवर्नर पर ये पहले दिन से आरोप करना शुरू कर रहे हैं। ये गवर्नर का अधिकार है कि नेता को अपना बहुमत सदन पर साबित करने का मौका देना, ये गवर्नर का काम है। उन्होंने उनको टाइम दिया है, हर टाइम देते रहते हैं, उन पर तुरंत क्रिटिसिज्म करेंगे। टाइम 10 दिन का क्यों दिया? स्पीकर को मनमानी तरीके से अपन यूज करेंगे, 10 दिन का टाइम क्यों दिया? नहीं, स्पीकर को आप इसके पहले आपको कितना दिया था? स्पीकर, मैं ये कह रही हूँ कि स्पीकर को आप क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप ऑल पार्टी मीटिंग क्योंकि बीच में से छोड़ के आए, तो मेरा सवाल ये है कि बीच में आप क्रिटिसाइज तो बाद में फैसले की बात भी कर सकते थे अगर उनका फैसला ऐसा आता तो। नहीं, यहाँ पे अलका जी देखिए, इसलिए जब हमारे ध्यान में आ गया कि स्पीकर अपना रोल कर नहीं रहे, स्पीकर पार्शियलिटी कर रहे, पूरे वन साइडेड काम कर रहे, तो वहां उस बैठक में बैठने का कोई रोल नहीं था। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब अरुण जी मैं आपसे लूंगी, क्योंकि एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि क्यों ऐसा लगता है बीजेपी को कि पार्टीशन रोल स्पीकर कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल के साथ आऊंगी अरुण जी आपके पास। हर घंटे एक मरीज दम तोड़ रहा है, अस्पतालों में दवा कम पड़ गई है, न मास्क देता है, न दवाई देता है, न कोई सुनता है। सरकार आखिर कर क्या रही है? स्वाइन फ्लू का सितम देखिए रात 9 बजे। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल, सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। यदि आपको डायबिटीज यानी शुगर रोग है तो आयुर्वेदिक कैप्सूल AB क्रून लें और डायबिटीज से छुटकारा पाएं। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है, MD है, चना मसाले का कमाल। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। मसाला अम्मा है ना? मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। यही है
ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं BTC हंटर चाय। इसकी तो बात ही कुछ और है। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। बिहार में मांझी को समर्थन दे सकती है बीजेपी। 20 फरवरी को विधानसभा में मांझी को साबित करना है बहुमत, सूत्रों के हवाले से खबर। पटना हाईकोर्ट से बिहार के सीएम मांझी को राहत। कोर्ट ने मांझी के फैसलों पर से रोक हटाई। बहुमत हासिल करने के बाद होगा फैसलों पर अमल। विदेशी फंडिंग मामले में आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट। फंड लेने में कुछ भी नियमों के खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जवाब। डीआईजी लोशाली के बयान वाले वीडियो के बाद घिरी मोदी सरकार। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने दिए जांच के आदेश। वीडियो में लोशाली का दावा, पाकिस्तानी बोट को उड़ाने के दिए थे आदेश। 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंची पीएम मोदी के विवादित सूट की बोली। कांग्रेस और टीएमसी ने उठाए सवाल तो बीजेपी बोली जनता के लिए समर्पित है पीएम मोदी का सब कुछ। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। भोपाल में भूमि अधिग्रहण बिल और व्यापम घोटाले पर सड़क से सदन तक हंगामा। तारीख को मांझी की नैया पार लगे या ना लगे, लेकिन उनकी बगावत से बीजेपी की नैया शायद बिहार में मजबूत हो गई है। अब अटकल ये भी लग रही है कि हो सकता है कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विश्वास मत की नौबत ही ना आए और मांझी खुद आगे बढ़कर इस्तीफा दे दें। लेकिन ऐसे कयास क्यों, वो भी तब जबकि सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि मांझी के साथ जो हो रहा है वो जेडीयू का अंदरूनी मामला है। दरअसल सारा खेल जो है वो सब महादलित शब्द का है। नीतीश ने जिन मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर महादलितों का मसीहा बनाना चाहा, अब उन्हीं मांझी को जिस तरह से नीतीश हटा रहे हैं उसे बीजेपी ने महादलितों पर सबसे बड़े जुल्म के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया है। अब मांझी रहे या जाएं, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि नीतीश के वोट बैंक में तो सेंध लग चुकी है। तो फिर मांझी कैसे निकलेंगे मझधार से, ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा जारी करते हैं। नाम मांझी है, लेकिन मझधार में ये अपने साथ कईयों को ले आए हैं। जेडीयू से बर्खास्त मांझी इस्तीफा नहीं दे रहे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भी नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पा रहे, और ये सब होता देख बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं। बिहार विधानसभा का संख्या बल इस वक्त 233 है। बहुमत साबित करने के लिए 117 की जरूरत है। जेडीयू के पास 111, आरजेडी के पास 24, कांग्रेस के पास 5, एक सीपीआई और 5 निर्दलीय हैं। नीतीश ने 130 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, लेकिन अगर सदन में मांझी बीजेपी के 87 विधायकों के साथ जेडीयू और आरजेडी के बागियों के सहारे समर्थन हासिल करना चाहें, तो उन्हें 30 और विधायक चाहिए। इन 30 विधायकों को जुटाने के लिए मांझी ने हर कोशिश की। दिल्ली दौड़कर मोदी से मुलाकात से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार और 2-2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान तक, लेकिन अभी तक शक्ति परीक्षण में करीब 40 घंटे बचे हैं।
जो हालात बन रहे हैं वो कहते हैं कि मांझी की नैया डूबनी तय जानिए। बीजेपी के सपोर्ट का कोई आप समर्थन हमें सभी विधायकों का है, सभी न जाने क्यों मांझी हार मानने को तैयार नहीं, वो भी तब जब बीजेपी भी उनका साथ देने से हिचक रही हो। बीजेपी के मुताबिक जेडीयू में जो कुछ भी हो रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर लेना देना ना होता तो क्या मांझी इस तरह से बागी होते? शायद नहीं। दरअसल मांझी को बढ़ावा देकर बीजेपी ने कांटे से कांटा निकालने का काम किया है। बीजेपी समझ गई है कि नीतीश का जितना नुकसान मांझी कर सकते थे वो हो गया। अब अगर मांझी सदन में भाषण देने के बाद इस्तीफा दे देते हैं तो ये बीजेपी के लिए बेहतर होगा, और अगर मांझी नई पार्टी बना लेते हैं तो बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा तो होगा ही, साथ ही बीजेपी को महादलित समुदाय में से मांझी वोटरों का समर्थन मिलना निश्चित है। सरकार तो जदयू की है, मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने महादलित का अपमान किया है, इनको बेनकाब करेंगे। अब मांझी जी को बहुमत सिद्ध करना है, हमको तो सिद्ध नहीं करना है। इन सब के अलावा मांझी के समर्थक की जो मंडली है उसमें आरजेडी के सांसद पप्पू यादव हैं, तो पूर्व सांसद साधु यादव भी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तो शिवानंद तिवारी भी। ये सब ऐसे नेता हैं जिनसे बीजेपी दूर रहना पसंद करती है। इसलिए बीजेपी बार बार नीतीश पर हमला बोल रही है, लेकिन मांझी को समर्थन देने की बात एक बार भी नहीं कर रही। बहुत मुमकिन है कि 20 तारीख को लालू और नीतीश कुमार मांझी से मुक्ति पा जाएं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस मांझी को नीतीश और लालू संभाल नहीं पाए, उस जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा को बीजेपी कैसे हैंडल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। चलिए, बीजेपी कैसे हैंडल करती है महत्वाकांक्षा को, वो सवाल बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले जो 20 तारीख का सवाल है वो सबके सामने है, और अपने अंदर अंदर सब कोई क्या मान के चल रहा है कि किसके पास कितने लोग होंगे, सब आंकड़ों का खेल है, और जमा घटा लगातार बढ़ रही है, घट रही है। जैसा कि मैंने कहा था अरुण जी, मैं आपके पास आ रही हूं इस बात को लेकर के कि बीजेपी ये क्यों ना माने कि स्पीकर जो है वो पार्टीसन है, क्योंकि फिलहाल देखिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में लीडर ऑफ अपोजिशन तो बीजेपी के नेता होता है ना, नंद किशोर यादव हैं, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग के लिए इनवाइट जाता है उन्हें, तो उस इनवाइट में उन्हें बीजेपी का नेता बताया जाता है, यानी कि स्पीकर फैसला पहले ही कर चुके हैं। अलका जी, आप ऐसे बात समझ लीजिए कि विधानसभा के अंदर हमारे 98 एमएलए हैं और बीजेपी के 87 एमएलए हैं। 20 तारीख को सदन बैठने वाला है, वहां पे यह तय करना है कि कौन किसके साथ रहेगा। चूंकि हमने मांझी के खिलाफ हमने तय कर रखा है और मांझी को हम हटाना चाहते हैं, हम उनसे इस्तीफा भी चाहते हैं, उनको अपने पार्टी से निकाल दिया है, तो यह तो तय है कि जेडीयू मांझी के साथ कतई नहीं है। जेडीयू मांझी के विरोध में है, और विरोध पक्ष अगर सबसे बड़ी संख्या में 98 है तो भारतीय जनता पार्टी के 87 एमएलए से वो कैसे नेता विरोधी दल रह सकते हैं? दो सवाल है अरुण जी, यहाँ इस पर इतना ज्यादा बवाल करने की जरूरत ही नहीं है। अरुण जी, यहाँ दो सवाल है। आपने जो अभी मुझे बताया, इसमें दो सवाल आ रहे हैं मेरे ध्यान में। पहली बात तो ये कि देखिए, आपने मांझी को निकाला है, बाकी जो मंत्री हैं साथ उनको निलंबित किया है, तो कायदे से वो जेडीयू के सदस्य हैं अभी, तो वो बैठेंगे ट्रेजरी बेंचेस पर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टी के कुछ लोग ट्रेजरी बेंचेस पर बैठ रहे हैं और कुछ ऑपोजिशन में? ये बीजेपी का कहना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जब बैठेंगे तो पता लगेगा वो कहां बैठ रहे हैं। हमने तो निलंबित कर दिया, तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे साथ नहीं बैठेंगे। अगर वो बैठना चाहेंगे तो बैठेंगे। तो उनका सवाल ये है कि एक पार्टी के लोग, कुछ लोग इधर बैठेंगे, कुछ लोग इधर। तो और दूसरी बात, आपने कहा कि आपके पास 98 एमएलए हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना, कैसे पता चलेगा? उनके पास तो 87 है, बीजेपी के पास, ये सही है, लेकिन आपके पास 98 है कि नहीं, ये तो अभी तय नहीं हुआ है ना। ये तो फ्लोर पर पता चलेगा ना आपके पास है कि नहीं। नहीं, हमने जो निकाल दिया है, हमारे पास हमारे जेडीयू के 111 एमएलए थे, जिनमें से कुछ लोगों को निकाला है, कुछ लोग निलंबित थे पहले से ही। आज की तारीख में 98 एमएलए इंटैक्ट हमारे साथ हैं जेडीयू के। वो हमारे साथ और लोग साथ देंगे नहीं देंगे वो बात की चीज है। तो जब 98 एमएलए हमारे विधानसभा में है, तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे हम हुए और हम इस सरकार के खिलाफ हैं, तो नेता विरोधी दल तो हमारा ही होगा। इसमें उनको 2 दिन की बात है, काहे खिसिया रहे हैं? चलिए योगेश जी, ये देखिए पूरा मैथमेटिक्स सब, यहाँ अभी इकोनॉमिक्स पे हम बात कर रहे थे बजट की, अब हम मैथमेटिक्स पे आ गए हैं, और इसमें ये कह रहे हैं कि 98 हमारे पास है, तो हम अपोजिशन भी बैठेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन क्योंकि सबसे ज्यादा इनके पास है, जबकि तय नहीं हुआ है कि कितने हैं। अब ऐसे में स्पीकर का क्या रोल होगा,
और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनसे भी ऐसा लगता है कि वो दो पार्टियों के नेता हैं। राज्यपाल पर तो पहले ही आरोप लग चुके हैं। तो कैसे इस स्थिति से निपटेंगे संवैधानिक तरीके से? देखिए अलका जी, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह अरुण कुमार जी कह रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पक्ष उस पद के वो हकदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हाउस जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो हाउस की सिचुएशन है, जब तक नया हाउस नहीं इमर्ज करता है, नई बैठक नहीं होती है, तब तक जेडीयू के से भले ही वो जीतन राम मांझी को निकाल दें, पर जीतन राम मांझी को विश्वास मत हासिल करना होगा, या विश्वास मत उनके खिलाफ हो, या तब नए ढंग से हाउस की स्थिति बनेगी। विपक्ष का पद मांगना, वो ये बताना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और वो पक्ष विपक्ष दोनों चाहते हैं। ये बिल्कुल संभव नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मुफीद नहीं है। दूसरा सवाल आपका है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मैंने बहुत दिनों से देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमेशा सत्तारूढ़ दल के साथ रहते हैं, और हमेशा जब भी उनकी भूमिका रही है, जब भी उनकी भूमिका दिखी है, तो जिस पार्टी के वो होते हैं उसी पार्टी के पक्ष में वो बोलते हैं, काम करते हैं, फैसले लेते हैं। स्पीकर से निष्पक्षता की बात गए दिनों की बात हो गई। आज से 10, 15, 20 साल पहले ने जब राजनीति में बहुत नैतिकता चरम पे थी, तब ऐसा हुआ करता था। जो सिचुएशन दिख रही है उसमें बिल्कुल साफ साफ है, या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मांझी के मुख्यमंत्री बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आखिर नीतीश कुमार के लोग, जेडीयू के लोग इतने परेशान क्यों हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि जो संख्या वो 130 का क्लेम कर रहे हैं उसमें भी कम है, और वो जो कम है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ स्थितियों को ले जाता है, क्योंकि पहले भी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कैबिनेट से डिसॉल्व करने का एक प्रस्ताव दे चुके हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसमें जेडीयू को लॉस दिख रहा है। इसलिए ये सारी परेशानी, इसलिए पक्ष भी चाह रहे हैं और जो संकट है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी है, ये लगातार इनके बारे में होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो होती है, लेकिन ये अपना राजनीतिक रोल करती रही है लगातार पिछले कई सालों से। कई राज्यों में हमने ये देखा है, और इसीलिए इनकी नियुक्ति पार्टी अपने हिसाब से करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति आती है, अगर विश्वास मत की नौबत नहीं आती है, तो श्याम जाजू जी आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में बीजेपी का ही एक तरह से रूल होगा फिर तो, और क्या बीजेपी इसी स्थिति की तरफ ले जाना चाहती है बिहार को? बीजेपी बिहार को स्थिर रखना चाहती है। बीजेपी बिहार को अस्थिरता से बचाना चाहती है, और स्थिर रखने का यही एक तरीका है। ये जो सत्ता अपने पार्टी पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने पार्टी को जिन्होंने उलझा के रखा और बिहार को गिरवी रखा, उन सबको सबक सिखाने के लिए बीजेपी उचित समय पे अपना रोल ले रही है। सभी परिस्थितियों पे हम ध्यान रख रहे हैं, और उचित समय पे जो अपने महत्वाकांक्षा के खातिर, अपने व्यक्तिगत राजनीति के खातिर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को जवाब देने का काम बीजेपी करने वाली है। देखिए, ये बीजेपी का फैसला है, लेकिन मेरी एक उत्सुकता है, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, बिहार में जो चल रहा है सब देख रहे हैं कि अगर आप तय है कि आपको क्या करना है, तो क्यों फ्लोर पर जाकर आप तय करें? आप पहले से ही अगर अपनी ये, इसमें क्या रणनीति है? इसका मतलब कि आपके पास आप लगातार ऑप्शंस देख रहे हैं कि क्या हो तो हम क्या कर लें। तय नहीं किया बीजेपी ने अभी, क्या ये माने? सभी परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है, सभी संभाव्य बातों का जायजा लेकर पार्टी उचित समय पर उसका निर्णय करेगी। ये तो राजनीति की परिपाटी है। कब स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करना, कब व्यक्त करना और किसने करना, ये पार्टी तय करती है। जी अरुण जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए काम करना चाहती है, बिहार के लिए काम नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यह देख रही है कि अगर इनके पास 31 एमएलए आ जाएंगे तो हम इनको सपोर्ट करके मांझी को सरकार चलाएंगे, और बाद में हम मांझी के साथ मिलकर के समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। इसमें उनका फायदा है। और अगर नहीं आते हैं तो किसी तरह से भंग हो जाए, ऐसा उनका जो दिवा स्वप्न है ये हो नहीं पाएगा। नीतीश कुमार को शपथ दिलाना पड़ेगा। हमारे 130 एमएलए हैं और इंटैक्ट है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि सभी पार्टी के लोग बिल्कुल पार्टी के साथ हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है। हमें तो पार्टी के संविधान की बात है, हमें देश के संविधान की बात है, हमें बिहार के हित का सवाल है। अगर जो 6 महीना अगर इतना ही भरोसा है तो रोज रोज लंच, रोज रोज डिनर, मतलब नमक का कर्ज ऐसा ना हो कि कोई ना उतारे, इसके लिए कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिसमें लंच डिनर नहीं हो रहा है। बताइए। इसमें नहीं,
आप ये बताइए कि आज तक की परिपाटी रही है कि एमएलए को ले जाके लोग 5 स्टार होटल में बंद कर देते थे। हमने किसी को बंद नहीं किया है। रोज खाना खिलाना कौन सी बड़ी बात है? चलिए, संकट के समय में रोज तो खाना खिलाना ही चाहिए, इतना तो कम से कम हमेशा से ऐसा होता रहा है। अजय जी बोलिए। नहीं, ये तो आखिर कोई काम अगर आज की तारीख में लोगों से मिलना जुलना बना रहता है। अगर जेडीयू इतनी ही और अरुण जी इतने ही आश्वस्त हैं कि इनके पास पर्याप्त संख्या बल है, तो इतनी जल्दी क्या नेता विपक्ष की हो जाने देते फ्लोर पे टेस्ट, उसके बाद आप सत्ता भी ले लेते और आप विपक्ष भी ले लेते। तो ये जल्दी कहीं न कहीं कोई घबराहट को दिखा रही है। यह तो एक टेक्निकल मामला है, स्पीकर का हो जाने में हमने चाय पिलाई तो बड़ी तकलीफ हो गई, और अब ये भात दाल तरकारी चोखा सब खिलाएं तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ जनता के बजट का 95% पैसा खर्च नहीं होने दे रहे हैं आप लोग, और एमएलए लोगों की बाहर आई हुई है, रोज दावत हो रहा है। तो आखिर बिहार की जनता यह जानना चाहती है अगर मैं आपकी बात मान ही लूं, उनका पेट भर जाएगा। अरुण जी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन अब लौटूंगी तो लास्ट सेगमेंट में ये जरूर सबसे पूछूंगी कि दोनों ही स्थितियों में अगर मांझी बने रहते हैं तो भी, या नीतीश वापस आ जाते हैं तो भी, और तीसरी स्थिति जो हो सकती है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, आने वाले चुनावों में इसका फायदा किसको मिलेगा? छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी लोग इसका जवाब सोच के रखें, मैं लौट के इसी सवाल पर आऊंगा। हर घंटे एक मरीज दम तोड़ रहा है। अस्पतालों में दवा कम पड़ गई है। न मास्क देता है, न दवाई देता है, न कोई सुनता है। सरकार आखिर कर क्या रही है? स्वाइन फ्लू का सितम देखिए रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बायोग्रीन जापा कुसुम स्कैल्प लोशन। तेल नहीं, ये है स्कैल्प लोशन। बी गैप गर्भ निरोधक टैबलेट, अब ना हो प्यार के साइड इफेक्ट। सीनो गठिया कैप्सूल, गठिया से राहत दिलाए हमेशा के लिए। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा यानी 75% पोषण। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, MDS। यही तो है MDS, चना मसाले का कमाल। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। बहू, हिंग डाली या खा? तू कौन सी हिंग डाले माँ जी? ऐसी हिंग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। शहद सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, प्राकृतिक गुणों से भरपूर। रेक्स हनी 100% प्योर, 100% नेचुरल। खूब खाओ, सेहत बनाओ। अलग अलग पैक में उपलब्ध। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, MDS। यही तो है MDS, चना मसाले का कमाल। बिहार में सियासी संकट। सबसे पहले श्याम जाजू जी, मुझे बताइए कि आपके बीजेपी के लिए क्या सबसे अच्छी स्थिति होगी? कौन सरकार चलाए, कौन सरकार से बाहर हो जाए? अगर मांझी रहते हैं तो आपको क्या फायदा है, नीतीश रहते हैं तो क्या फायदा है, और प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या? बीजेपी के लिए क्या है इसमें? ये जो भी बिहार में होगा, इसके कर्ता धर्ता मालिक जो है, जो अपने मन मर्जी अनुसार सब निर्णय करते हैं।
अपनी पार्टी तोड़ने का भी निर्णय करते हैं, अपने पार्टी के नेता को घर बिठाने का भी नहीं, करते हैं। अब 20 तारीख को जो होगा उसका तोड़ने का भी करते हैं। नहीं, मुझे बताइए कि 20 तारीख को, आप साफ बताइए ना, 20 तारीख को अगर मांझी रहते हैं या नीतीश वापस आ जाते हैं, दोनों स्थितियों में आने वाले चुनाव में बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने अपनी भूमिका बड़ी स्पष्ट रखी है और इसी सभी राजकीय परिस्थितियों के आकलन कर तो बन जाने दीजिए ना नीतीश कुमार को, आपको तो बहुत फायदा है। विकास को ध्यान में रखते हुए एंटी इनकम्बेंसी का आपको फायदा मिलेगा अगर नीतीश बन जाते हैं। आप अपना विश्वासघात कार्ड भी खेल सकते हैं, जेडीयू ने विश्वासघात किया और मांझी भी शहीद हो गए, महादलित वोट भी आ सकते हैं। तब फिर आप यही फैन बट क्यों कर रहे हैं? फ्लोर का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप कि फ्लोर पर फैसला करेंगे? उचित समय पे हम देश के और बिहार के विकास के लिए वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द बिहार हम उचित समय पे अपना। चलिए अरुण जी, मुझे बताइए कि अगर आप नीतीश कुमार वापस नहीं बिहार के विकास के लिए, अपने फायदे के लिए लेकिन आप बताइए ना, आपका फायदा किसमें है? आपका फायदा इसमें है कि नीतीश कुमार वापस आ जाए, ये तो सबको पता चल गया। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता, प्रेसिडेंट रूल लगता है या फिर मांझी बने रहते हैं, तो क्या होगा? किस तरह से चुनाव में जाएंगे? आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा आपको इस स्थिति में? किसी भी स्थिति में दरअसल वोट बैंक में तो सेंध लग चुकी है आपके। नहीं, ऐसा है कि अगर हमें किसी भी स्थिति में हमको नुकसान नहीं है। हमें अगर हमारे कुछ एमएलए बीजेपी तोड़ती है और मांझी जी की समर्थन करते हैं हमारे एमएलए, और ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करती है, तो सरकार बन जाएगी उनकी, हम विपक्ष में रहेंगे। और विपक्ष में रह के जो मांझी जी की आदत है रोज रोज बयानबाजी की, उसका हम लाभ उठाएंगे और हमारे पास काम करने के लिए पूरा मौका रहेगा। पब्लिक के बीच में जाकर हम काम करेंगे और अपनी बात रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर नीतीश कुमार की सरकार बन जाती है तो नीतीश कुमार जैसे मशहूर है कि वो काम करने वाले आदमी हैं, विकास को और गति देंगे और पूरे बिहार को प्रगति की तरफ ले जाएंगे। और जनता जो चाहती है, नीतीश कुमार विश्वास रखती है, उसका हमको लाभ मिलेगा। और जो महादलितों के विलन साबित हो जाएंगे, जब अगर नहीं, महादलितों के जो वो विलन साबित हो रहे हैं और ज्यादा हो जाएंगे अगर मांझी की कुर्सी नहीं बच पाई, उसका क्या होगा? बिल्कुल ऐसा। अलका जी, आप विश्वास मानिए कि नीतीश जी ने महादलित को बनाया और उस जात के लोगों का पूरा विश्वास उनको मिलेगा। हम बताएंगे कि क्या परिस्थिति हुई, उनको संभालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 3-4 बड़े बड़े नेता हैं दलितों में, श्याम रजक हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, रवि राम है, मांझी जी हैं। 2 माह है, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। महादलित शब्द भले ही आपने बनाया हो, नीतीश जी ने बनाया हो, लेकिन अब वो उसको पाल पोस जो है ना मांझी ने किया है और बिल्कुल इतना बड़ा कर दिया है। अब देखिएगा कि वो महादलित किसके साथ जाएगा और किसको मांझी की शहादत अगर होती है। ने अपनी ही किरकिरी कर ली है। चलिए, अगर कोई शहादत नहीं है, वो बहुत बड़बोले हो गए हैं, ऐसा जनता जान गई है। और जो सबसे ब्लंडर होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो पूरे बिहार में हम आंदोलन करके पूरे बिहार की जनता ये समझेगी कि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, चुने हुए लोगों को ये सरकार नहीं बनाने देना चाहते हैं, इसलिए हमें हर तरह से फायदा होगा, हमें कोई घबराहट नहीं। अजय जी, मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में ये जो महादलित हो रहा है, ये महादलित एक बेचारे महादलित की बात है कि सारे महादलित जो हैं उस पूरे ग्रुप और उस वोट बैंक की बात हो रही है? नहीं, आप देखिए ना कि आप ही बनाते हैं, आप ही अपमान करते हैं। यहाँ पे भी अरुण भाई उनको बड़बोले कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री की एक गरिमा है। इनके एक नेता ने कल कहा कि हम पीटेंगे मुख्यमंत्री को। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग, भारतीय जनता पार्टी रोज 152 बार शब्दों का प्रयोग और ये राजनीति इनको ही शोभा देती है। इसमें बिहार का खेल बना रखा है आपने सरकार को। जब चाहेंगे किसी को बैठा देंगे, जब चाहे। और कितना बढ़िया गेम प्लान बताया आपको कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हमारा कोई गेम प्लान नहीं है। हम बहुत स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार जी के खिलाफ भाजपा के साथ एक स्तंभ के रूप में खड़े हैं और हम उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अरुण भाई को मैं यह भी बताना चाहूंगा, अभी मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इन्होंने, अरुण भाई सुन लीजिए, आपने ये कहा है रामविलास जी और नीतीश कुमार जी उसी कैबिनेट में थे। जब जरूरत पड़ी तो रामविलास जी ने त्याग पत्र देने का काम किया और जब कोर्ट से क्लीन चिट मिली तब हम भाजपा के साथ हैं। उन दिनों क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने उस कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था?
फारूक अब्दुल्ला भी थे वहाँ, उमर अब्दुल्ला भी थे। किसने रामविलास जी का देने का काम किया था? किसने उनके इस्तीफा देने का? सेकुलरिज्म के सवाल पे मतलब की राजनीति इतिहास में जाएंगे तो शरण श्रीवास्तव को आपने निकाला, नहीं, कुशवाहा को आपने निकाला, इतिहास में जाएंगे तो शिवानंद बहुत तिवारी को पीछे तक आपने भी जाना निकाला, पड़ेगा, जॉर्ज को बहुत आपने पीछे जाना पड़ेगा। निकाला, योगेश जी, अब मांझी को आप निकाल रहे हैं। अजय जी एक सेकंड, मेरे पास समय बहुत कम है, एक कमेंट में चाहती हूँ। योगेश जी मुझे बताएं कि अब जो हमारा आखिरी सवाल है कि मांझी बने रहते हैं तो, नीतीश वापस आते हैं तो, राष्ट्रपति शासन लगता है तो जेडीयू को किसी हालत का फायदा मिल सकता है क्या, या फायदे की स्थिति में सिर्फ बीजेपी रहने वाली है? नहीं अलका जी, आपने 3 सिचुएशन बताई जिसमें एक तो हो नहीं सकती है। हाउस में अगर स्पीकर जेडीयू का है तो मांझी को बहुमत साबित मांझी कर ही नहीं पाएंगे, जो दल बदल विधेयक आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है और जो सदन का आकार प्रकार है उसके हिसाब से। 2 विकल्प बचते हैं, एक राष्ट्रपति शासन का, दूसरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। इन दोनों विकल्प में जेडीयू को फायदा नहीं है, दोनों विकल्प में भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतरा रही है, इसीलिए वो विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति शासन लगता तो नीतीश कुमार से ज्यादा विकास की गति दिखा करके स्थापित कर दे, और स्ट्राइकिंग रेट पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू से ज्यादा अच्छा था, पहली चीज। दूसरी चीज कि महादलित जो निकलेंगे, जो नाराज होंगे, वो नीतीश कुमार का नुकसान करेंगे। फॉरवर्ड क्लास जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाएगा नहीं जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, पर अगर राष्ट्रपति शासन होगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित हो। तो जो वहां कास्ट कॉम्बिनेशन है, कास्ट केमिस्ट्री है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को कहीं से लाभ नहीं होगा। और नीतीश कुमार की अगुवाई में अगर चुनाव नहीं होंगे तो कई सीटें जो 500, 700, 1000, 2000 से जीतती हारती हैं पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, उन पर असर होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं से फायदा जेडीयू को नहीं है, जो लाभ है वो किसी भी स्थिति में, सारी स्थितियों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। जी चलिए, अरुण जी आप सुन रहे होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं आपसे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करूं, लेकिन ये जरूर है कि मैं बहुत छोटे में चलिए, अगर फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल है डगर पनगट की, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और आपको भी ये मन में तो समझ रहे होंगे। और जब नतीजे आएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। दोस्त ही दोस्त न रहा, नहीं वाली स्थिति में है अरुण जी। मैं जी चलिए, बहुत छोटे, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। चलिए अरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हाँ बोलिए जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बहुत छोटे में, क्योंकि समय खत्म हो गया, मुझे वाइंड अप करना है प्रोग्राम। नहीं, मैं ये कह रहा था, गुप्ता जी जैसा कह रहे हैं, मैं ऐसा सहमत नहीं हूं। जब अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो पूरा देश कम से कम ये मानता है कि जो जिसकी बहुमत जिसके साथ है उसको सरकार बनानी चाहिए। केवल ऐसे जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगा देने से लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बन गई तब भी शायद और ज्यादा नुकसान होगा। अगर नीतीश कुमार की सरकार बन गई तो शायद और ज्यादा नुकसान होगा। ये विश्लेषण यहाँ है हमारे राजनीतिक। ज्यादा नुकसान, इतना हमें मौका मिलेगा काम करने का जो जनता चाहती है। हो सकता है आप कोई मैजिक मैन हो सकता है आप बिल्कुल इतने 7-8 महीने मौका मिल जाए तो आप बदल ही दें सब कुछ, वो तब की तब देखी जाएगी। मैजिक मैन नहीं, नीतीश कुमार जिसके लिए मशहूर है। अब देखिए, इस पर मुझे लगता है टिप्पणी करूंगी तो और ज्यादा समय चाहिएगा कि बहुत सारी चीजों के लिए लोग उन्हें मशहूर बताते हैं और इतने मशहूर हैं तो एक मैच्योर फैसला लेना चाहिए था। आज वो कह रहे हैं कि गलती हो गई है। एनीवे, लेकिन कोई बात नहीं, 20 तारीख तक बहुत कम समय बचा है, 40 घंटे मात्र बचे हुए हैं। उसके बाद हम फिर मिलेंगे। हम परसों फिर इस बात पे आएंगे कि क्या हुआ विश्वास मत में। तब तक के लिए मेरे ख्याल से आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये जरूर है कि जो चल रहा है 40 घंटों से पहले, उसको एक स्वस्थ लोकतंत्र की पिक्चर तो हम नहीं ही कहेंगे। आज द बिग पिक्चर में इतना ही। नमस्कार।